विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 16 अप्रैल को होगी मतों की गिनती। सभी पार्टियों ने जीत को लेकर किया है दावा। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में पटाखा विस्फोट मामले में पुलिस मुख्यालय गंभीर। एडीजी सुरक्षा पूरे मामले की कर रहे जांच। स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाने की मांग तेज। सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र। और यूपी के 24 जिलों में 12वीं की इंग्लिश की परीक्षा शुरू। पेपर लीक होने के कारण कैंसिल हुआ था एग्जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाने की मांग तेज हो गई है। बड़ी खबर, स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाने की मांग तेज। सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश को लिखा है पत्र। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 जुलाई को लोजपा रामविलास कई जिलों में करेगी प्रतिमा की स्थापना और इसमें चिराग और उनकी पार्टी ने बिहार सरकार से सहयोग करने की भी अपील की है, मांग की। बड़ी खबर पटना से आ रही है। बड़ी खबर, स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा बिहार में लगाने की मांग तेज हो गई है। उनके बेटे सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मिलने का वक्त मांगा है। साथ में आप तस्वीर देख सकते हैं, एक लेटर उनकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा गया है और उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि उनसे मिलने का वक्त दें और जैसा कि उन्होंने पहले भी अवगत कराया है, इस बात का आग्रह किया है कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, उनकी प्रतिमा बिहार में लगाई जाए। पद्म भूषण से नवाजे गए, मरणोपरांत उनको पद्म भूषण मिला और बिहार में अब उनकी प्रतिमा लगाई जाए। चिराग पासवान लगातार कहते हैं कि उनके पिता के 5 दशक के बेदाग राजनीति को लेकर अब बिहार सरकार भी उनको सम्मान दे और उनके सम्मान में बिहार में उनकी प्रतिमाएं लगाई जाए। स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाने की मांग अब उनके बेटे ने फिर एक बार पेश की। और अब इस खबर पर बातचीत के लिए हम सीधा न्यूज रूम चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर लाइव चैट पर जुड़ गए हैं। निषेध, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोजपा रामविलास के अध्यक्ष पासवान ने मांग की है, मुलाकात का वक्त मांगा है उनके पिता की प्रतिमा लगाने को लेकर। क्या लगता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है? पहले भी कर चुके हैं। अब बिल्कुल देखिए, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में कुछ चिराग पासवान से बातचीत करते हैं या नहीं। लेकिन चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का वक्त मांगा है और इस बात को कहा है कि जो रामविलास पासवान है स्वर्गीय, उनकी 5 तारीख को यानी 5 जुलाई को जयंती है और उस दिन जो हाजीपुर है उनकी कर्मभूमि है, वहां पे उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी और साथ ही साथ उससे इसके बाद जो उनकी पुण्यतिथि है उस दिन खगड़िया में उनकी जो प्रतिमा है उसको लगाने के लिए कहा और उन्होंने कहा है कि ये जो काम है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से किया जाएगा। साथ ही साथ बिहार तमाम जिलों में प्रतिमा लगाने की मांग की और इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार कुछ सहयोग करे, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान केंद्र से लेकर बिहार तक की राजनीति में काफी बड़े चेहरे थे और गरीब और शोषित लोगों के लिए काफी उन्होंने काम किया। बिल्कुल, अगर ऐसे देखिए निषेध, बीते दिनों चिराग पासवान ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी और हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर रखने की मांग की। इसके बाद बिहार पहुंचे, पटना आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिख दिया है कि उनसे जरा मिले, उनसे वक्त मांगा है और उनके पिता की जो प्रतिमा है, जो लगातार चिराग कहते हैं कि उनके पिता के 5 दशक यानी 50 साल के जो बेदाग राजनीतिक करियर उनका रहा है, उसके लिए उनको सम्मान दिया जाए। बिल्कुल सम्मान देने की जरूरत भी है, क्योंकि चिराग पासवान ने इस बात को कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च सम्मान उनको मिला है पद्म भूषण, लेकिन राज्य सरकार यानी बिहार सरकार ने अब तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है ताकि रामविलास पासवान को और उच्च प्राप्ति हो और कहीं ना कहीं उनका नाम और बढ़े। तो इस तरीके का कोई कदम राज्य सरकार की ओर से नहीं उठाया गया। केंद्र सरकार ने जरूर उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया और इसी को लेकर के उन्होंने मांग की है। जो रेल मंत्री है केंद्रीय, उनसे
उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है कि ताकि रामविलास पासवान के नाम पर हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम हो और लोग और ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जान भी पाए और उनका नाम थोड़ा फैले। क्योंकि जो रामविलास पासवान है वो निश्चित तौर पे केंद्र से लेकर बिहार तक की राजनीति में बड़ा उनका अहम रोल था, बड़ा योगदान रहा उनका, और खास तौर पे जो गरीब वंचित लोग थे उनको लेकर के लड़ाई उन्होंने लड़ी। प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, एक बहुत बड़ा सम्मान उनको भी मिला। लगातार जीवित थे रामविलास पासवान हमेशा इस बात का जिक्र करते थे कि उन्हें 5 से 6 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में काम करने का मौका मिला, उनके कैबिनेट में वो मंत्री रहे, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने बिहार के लिए काम किया। साथ ही साथ जो कि हाजीपुर वैशाली का जो क्षेत्र है उनकी कर्म भूमि रहा है, हालांकि अब उनके भाई वहां से सांसद हैं और इस बार के मलसे चुनाव में भी उनके प्रत्याशी वहां से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं गढ़ है, पासवान परिवार का गढ़ है हाजीपुर। बिल्कुल, देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान ने करीब 52 साल अपना राजनीति में गंवाया है और इसी को लेकर के जो उनका नाम है वो पूरे देश में फैला हुआ है और लोग जानते हैं। कई सारे दिग्गज नेताओं के साथ उन्होंने काम किया और हाजीपुर जो है उनका जन्मभूमि है और इसको लेकर के उन्होंने कहा है हाजीपुर कर्म भूमि है निषेध। हाँ बिल्कुल, कर्म भूमि है और इसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि वहां पे जो उनकी पकड़ है वो भी ज्यादा है, लोग भी उनको सम्मान देते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को लेकर के ही उन्होंने इस बात को कहा। चिराग बिल्कुल निषेध। अब देखना ऐसे में यह है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि उनकी प्रतिमा जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान के बिहार में लगाई जाए, अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान को मिलने का वक्त आखिर कब देते हैं, देते भी हैं या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निश्चित इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो चिराग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मांग की है कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा बिहार में लगाई जाए। उनके बेदाग राजनीतिक करियर को लेकर अब बिहार सरकार भी उनको सम्मान दे, क्योंकि केंद्र सरकार ने उनको सम्मान दिया, मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बोचहां विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हुआ। परिणाम की घोषणा अब 16 अप्रैल को होगी। उससे पहले इस चुनाव में प्रतिद्वंदिता कर रही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। सत्तारूढ़ एनडीए जहां पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो राजद अपने प्रत्याशी की जीत के दावे कर रही है। हालांकि एक त्रिकोणीय मुकाबला है। तो बोचहां सीट पर अब 16 अप्रैल को मतों की गिनती होगी, यानी कि 16 अप्रैल को मतगणना होगी। 12 अप्रैल बीते दिन मतदान हो चुका है और मतदान बोचहां उपचुनाव का हुआ, अब मतगणना होनी बाकी है। मतगणना जब होगी, मतपेटी जब खुलेगी, उस वक्त पता चलेगा कि आखिर वहां पर विधायक कौन बनने जा रहा है, उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आखिर कौन करेगा। तो ऐसे में देखने वाली बात है जब मतगणना 16 अप्रैल को होगी। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा न्यूज रूम चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष लाइव चैट पे जुड़े हैं। उत्कर्ष, बोचहां उपचुनाव बाय इलेक्शन बेहद घमासान रहा, एक त्रिकोणीय मुकाबला। वीआईपी ने जीत के दावे किए, उसके बाद राजद ने जीत की और एनडीए ने भी अपनी जीत का दावा कर दिया। ये एक त्रिकोणीय मुकाबला किस तरीके से देखते हैं? 16 अप्रैल को मतों की गिनती होगी। बिल्कुल ऋतिक, देखिए 16 तारीख को बिहार जो उपचुनाव हुए हैं बोचहां विधान सीट पर, उसकी अब गिनती होने वाली है। हालांकि उससे पहले जो त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, एक तरफ 11 साल से सिटिंग एमएलए थे रमईराम, उनकी बेटी गीता कुमारी ने चुनाव लड़ा है, तो दूसरी तरफ अमर पासवान जो कि मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। हालांकि उन्हें सिंपैथी वोट, जो हमने पहले भी बताया था कि सिंपैथी वोट उन्हें मिलेगा क्योंकि मुसाफिर पासवान का निधन हो गया था कोरोना काल में, और ऐसे में अमर पासवान की जो छवि है बोचहां विधानसभा सीट में, विधानसभा में, क्योंकि कई बातें वहां से सामने आती हैं कि जब वहां पर बाढ़ आता है या सुखाव आता है तो अमर पासवान वहां पर आकर लोगों की मदद करते हैं। और अगर बीजेपी के उम्मीदवार की बात कर ले बेबी कुमारी की, तो पहले भी वो निर्दलीय जीत चुकी हैं, लेकिन जब संजय जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे तो कई नेता ऐसे थे जो उनके खिलाफ बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये तीनों मुकाबला अगर देखा जाए तीनों लोगों के बीच, तो अमर पासवान फिलहाल आगे चल रहे हैं। हालांकि कल गिनती हो चुकी है। गिनती की बात कर ले तो करीब 7% जो है वो मतदान हुआ है। कुल जो संख्या है वोटरों की वो करीब 3 लाख के करीब है, और अगर ऐसे में 7% होता है तो करीब 1,60,000 लोगों ने वोट दिया है। कुल 360 मतगणना केंद्र बनाए गए थे जहां पर वोटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं आधा जो आबादी है वो वोट दे चुका है। अगर युवा की बात कर ले तो युवा बढ़ चढ़कर वहां पर वोट दिए हैं। युवा वोटरों की परसेंटेज की भी बात कर ले ऋतिक, तो करीब 51% बुजुर्ग और जो दिव्यांग मताधिकार का लोगों ने जो प्रयोग किया है, वहां पर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी अपने मत का प्रयोग किया है।
अब बिल्कुल ऋतिक, दिव्यांग जन जो है उन्होंने तो मतों का प्रयोग किया ही है, लेकिन अगर मैं युवा की बात कर लूं, क्योंकि 40 साल से नीचे के लोग की अगर बात कर ले तो बोचहा विधानसभा सीट में करीब 51% लोग ऐसे हैं, और ऐसे में अगर वोटिंग की भी बात कर ले तो 60% वोटिंग हुई है। तो अगर कुल संख्या की भी बात कर सकते हैं तो करीब 1,60,000 लोगों ने वोट दिया है और कल ही मतदान हुआ है। और अब देखना है कि तीनों लोग हैं, क्योंकि अगर ऐसे बात कर ले तो करीब 11 लोगों ने वहां पर चुनाव लड़ा है, लेकिन अगर यहां पर बात कर ले कि किसमें जीत की बात हो रही है तो 3 ऐसे लोग हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं, इसलिए हमने इसे त्रिकोणीय मुकाबला कहा है। एक तरफ वीआईपी, राजद और बीजेपी। अब ये देखना होगा कि तीनों ने पहले भी वहां पर अपनी किस्मतें आजमाई हैं और तीनों कहीं ना कहीं वहां से जीत कर भी आए। हालांकि अमर पासवान खुद नहीं जीते, उनके पिता जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय मुकाबला है। और अब ये देखना है कि 16 अप्रैल को जब रिजल्ट आता है, जब मतगणना होती है, तो कौन जीतता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस खबर पर अधिक जानकारी हम साझा करने के लिए। तो हमारे साथ सहयोगी उत्कर्ष लाइव चैट पे जुड़े हुए थे और इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। तो 16 अप्रैल मतों की गणना होगी बोचहा उपचुनाव को लेकर। बोचहा उपचुनाव का जो त्रिकोणीय मुकाबला था वो वीआईपी, राजद और एनडीए के बीच था। घमासान देखने को मिला, लेकिन अब 16 अप्रैल को ही पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगातार चूक हुई है। एक पखवाड़े के अंदर दूसरी बार मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। पहले बख्तियारपुर में सीएम के ऊपर एक युवक ने हमला किया, मुक्का चलाया, और बख्तियारपुर की घटना के बाद मंगलवार को सिलाव में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने पटाखा फोड़ दिया। इन दोनों घटनाओं को सरकार के वरीय अधिकारी सुरक्षा में बड़ी चूक मान रहे हैं, लिहाजा अब जांच का जिम्मा एडीजी सुरक्षा को दिया गया है। एडीजी सुरक्षा बच्चू सिंह मीणा अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसा के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में पर्यटन विभाग के कर्मी लगातार पूर्व की तरह ही रोपवे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस दौरान बताया गया कि रोपवे को खोलने के पूर्व पर्यटन विभाग के कर्मी सभी टावर पर चढ़कर जायजा लेते हैं। इस दौरान वायर, मोटर, इमरजेंसी मोटर समेत अन्य उपकरणों को बारीकी से देखा जाता है। उसके बाद ही रोपवे केबिन को खोलने का निर्देश स्थानीय रोपवे प्रबंधक के द्वारा दिया जाता है। इधर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि झारखंड का देवघर में मेंटेनेंस के अभाव में हुई बड़ा हादसा हुआ। तो नालंदा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर भी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है राजगीर, और यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं। व्यवस्था पे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सारा सेफ्टी का फीचर लगा हुआ है, जो भी रोपवे संचालन में सेफ्टी फीचर कहता है, जिससे कि आप देखेंगे कि हर टावर पे लिमिट स्विच लगा हुआ है। अगर कहीं से भी किसी तरह का फॉल्ट आता है तो जहाँ है उसी स्थिति में रुक जाएगा। और सुरक्षा के प्रिकॉशन के तौर पे हम लोग का शेड्यूल मेंटेनेंस है, जो सुबह से हम लोग संचालन होने से 2 घंटा पूर्व से शुरू हो जाता है। और जो भी सारा जो इक्विपमेंट है, टावर हुआ, ग्रिप हुआ, रोप हुआ। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर समस्तीपुर में अनियंत्रित बस की चपेट में आए हैं 50 लोग। बड़ी खबर, समस्तीपुर में अनियंत्रित बस की चपेट में आए 50 लोग। अनियंत्रित बस ने खड़ी ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, जिसमें बस में सवार 50 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से, घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दलसिंह सराय के NH 28 की यह घटना है। बड़ी खबर इस वक्त की समस्तीपुर से आ रही है। अनियंत्रित बस की चपेट में 50 लोग आ गए। खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मारी है अनियंत्रित बस ने, जिसमें बस में 50 यात्री जो सवार थे वो गंभीर रूप से जख्मी हुए। कई लोगों को इलाज के लिए समस्तीपुर भेजा गया, कई लोगों का दलसिंह सराय में इलाज चल रहा है। हम लोग मंजिल से आ रहे थे अयोध्या घाट से, बस ट्रक में ठोक दी। कहाँ पे ठोका है? राजीव होटल के पास। कितने लोग जख्मी हो गए? इसमें 100 लोग थे, 50 लोग इसमें अति है, घायल। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? पोस्ट कर्पूरी ग्राम, जिला समस्तीपुर। हम लोग और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ समस्तीपुर से सहयोगी कैसर अली फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कैसर, जानना चाहेंगे आपसे, एक बड़ी दुर्घटना वहां पर घटी है, करीब 50 लोग घायल हुए हैं इस अनियंत्रित बस की चपेट में आने से, क्या कुछ स्थिति फिलहाल? जी बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार जो है कि भीषण सड़क हादसा एक पे एक के बाद एक समस्तीपुर के अंदर देखने को मिल रही है, मगर कहीं ना कहीं इस बार जो घटना घटी है वो अनियंत्रित होकर जो बस चालक थे उन्होंने खड़ी हुई जो ट्रक थी उसमें ठोकर मार दी,
जिसमें लगभग जो है कि 50 लोग जो है कि जख्मी हुए हैं और जो गंभीर रूप से घायल जो है 2 दर्जन के करीब है, उनको जो है कि स्थानीय जो अनुमंडल अस्पताल है दलसिंह सराय उसमें भर्ती कराया गया, कुछ को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया और कुछ 1 दर्जन के करीब जो है कि आपको सदर अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। बहरहाल जो इसमें कुछ गंभीर रूप से जो घायल है उनका इलाज जो है इस वक्त समस्तीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। मैं बताते चलूं कि दाह संस्कार के बाद जो है बेगूसराय जिले से जो बस जो है रात के करीब जो है कि 3:30 बजे के आसपास जो है आ रही थी। इसी बीच जो है कि दलसिंह सराय के ये बस कहां से आ रही थी? घटना बताई जा रही है। बस कहां से आ रही थी? बेगूसराय जिले के अयोध्या घाट से जो दाह संस्कार के बाद जो है कि ये बस जो है कि घर को रवाना हो रही थी। जो सभी लोग जो थे कि सब मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कर्पूरी ग्राम के रहने वाले थे और वहीं जो है कि दाह संस्कार के लिए बेगूसराय जिला गया था। बहरहाल जो लोग हैं वो कुछ लोग जो है वो खतरे से बाहर है और बाद बाकी लोगों का इलाज जो है इस वक्त समस्तीपुर के अंदर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। कैसर अली हमारे साथ जुड़े हुए थे, समस्तीपुर से संवाददाता, इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं। और राजधानी पटना में अवैध शराब का खेल जारी है। गंगा के उस पार से ऑटो से भारी मात्रा में देसी शराब की खेप को एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम ने बरामद किया। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। वहीं मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत दीघा पुलिस ने 5 अन्य लोगों को शराब का सेवन करने के मामले में भी गिरफ्तार कर लिया है। कल स्पेशल ड्राइव चलाया गया था शराबियों के खिलाफ, उसमें से 7 शराबी पकड़े गए थे, पिए हुए शराबी, उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में उपस्थापित कराया गया। उसके बाद आज वाहन चेकिंग के क्रम में लगभग 200 लीटर देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा एक ऑटो सीज किया गया। उसके बाद ही एक अन्य व्यक्ति जो कि यहीं के रहने वाले हैं बाटा चौक के, उनको भी 3 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। पटना की राजीव नगर थाने की पुलिस ने साइबर फ्रॉड में मुख्य सरगना फयाज अहमद को गिरफ्तार किया है। इसकी उम्र 24 साल बताई गई है। पुलिस के मुताबिक फयाज इस साइबर गिरोह का मुख्य सरगना है, जिसने हाल ही में अपने साइबर क्राइम की नई दुनिया बना ली थी। पटना के निजी कॉल सेंटर में काम करने वाला यह अपराधी साइबर फ्रॉड कर कई लोगों को लाखों का चूना लगा चुका है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। मसौढ़ी अनुमंडल के अंतर्गत धनरुआ बाजार में भाकपा माली कार्यालय से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर मार्च निकाला गया। मौके पर भाकपा माले के नेता वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और बिहार में बनी, तब से छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान को कुचल रही है। देश में बढ़ती महंगाई के कारण देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी मुर्दाबाद। मोतिहारी में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला। शहर के मीना बाजार में भयानक आग लगी। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, तो काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और बिहार में मौसम में एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है। दक्षिण बिहार में बुधवार से फिर लू के हालात बन सकते हैं। आईएमडी ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने पटना सहित 11 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की। उनमें रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, अरवल और नवादा शामिल हैं। इन जिलों में हीट वेव के हाई रहने की संभावना है, जबकि आज यानी बुधवार को रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर और बक्सर जिले में लोगों को हीट वेव परेशान कर सकता है। साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी तापमान में वृद्धि होगी। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, एक भागने में सफल रहा। मौके से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद किया गया। थोड़ी देर पहले थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इसमें एक साथी लुटेरा मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है, जिसकी पहचान अर्जुन नाम के बदमाश के रूप में हुई है। इसको तत्काल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है।
थाना गागलहेड़ी पुलिस और थाना कुतुबशेर पुलिस देहरादून हाईवे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। एक मोटरसाइकिल जैसे इनको दिखाई दी, मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में इंटरमीडिएट के छात्रों ने परीक्षा के दौरान बाहर से आए सवालों को लेकर नाराजगी जाहिर की। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में उन सवालों को प्रश्न पत्र में डाल दिया गया जो कि पाठ्यक्रम में है ही नहीं। नाराज छात्रों ने महोबा डीएम से इस मामले को लेकर शिकायत की। जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में छात्रों ने इस भारी भूल को दुरुस्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड द्वारा इन सवालों को जबरन शामिल कर उन्हें सीधे तौर पर परेशान किया जा रहा है। जब गलती उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से की गई तो उसका खामियाजा छात्र क्यों भुगते? जो कि 5 नंबर का अब सर हम लोग पूरे साल पढ़ते हैं इसलिए इलाहाबाद बोर्ड मुर्दाबाद, इलाहाबाद बोर्ड मुर्दाबाद, 5 नंबर 5 नंबर शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, इलाहाबाद बोर्ड। सर ये जो हमारा कल केमिस्ट्री का पेपर हुआ इंटरमीडिएट का, ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आया, जो 30% सिलेबस कोरोना काल में काट दिया गया था, ये उससे उसी के अंदर आ गया है। तो जो 5 नंबर का था, इस 5 नंबर से आप बच्चों से नहीं बन, बहुत से बच्चे फेल सकते हैं सर, और 5 नंबर से बहुत से बच्चे पाते हैं, टॉप भी मार सकते हैं बहुत से बच्चे। तो इससे हमारी यही मांग है कि हमें 5 नंबर वापस करें सर। ये जो तो यूपी में जो इंग्लिश के पेपर लीक हुए थे यूपी बोर्ड की परीक्षा में, अब उसका एग्जाम आज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में भी इंटरमीडिएट के अंग्रेजी पेपर जो है, अब अंग्रेजी का पेपर चल रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा हो रही है। इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा शुरू हो गई है मैनपुरी में भी। ये तस्वीर आप मैनपुरी की देख रहे हैं, जहां पर ये उन 24 जिलों के भीतर आता है जहां पर अंग्रेजी पेपर लीक हुआ था। क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश बोर्ड में, और उसके बाद आज एग्जाम चल रहा है उत्तर प्रदेश के उन तमाम जिलों में जहां पर पेपर को रद्द किया गया था, जिसमें कि मैनपुरी भी एक ऐसा जनपद है जहां पर आज अंग्रेजी का पेपर चल रहा है। तो कई स्कूलों में, कई विद्यालयों में जहां पर एग्जाम के सेंटर थे, आज वहां पर इंग्लिश का पेपर यूपी बोर्ड का चल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मैनपुरी से सहयोगी शिव कुमार फोनलाइन पे जुड़ गए हैं। शिव, जानना चाहेंगे आपसे, उत्तर प्रदेश में आज यूपी बोर्ड के इंग्लिश पेपर का एग्जाम चल रहा है, क्या स्थिति मैनपुरी में इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए ऋतिक, मैं आपको बता दूं, बीती 30 मार्च को सेकेंड पाली में अंग्रेजी का जो पेपर होना था वो लीक हो गया था। जिसके बाद सीएम योगी एक्शन मोड में आए थे। उन्होंने एसटीएफ का गठन किया था। जो दोषी थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। कई दोषियों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। 24 जिलों में पेपर लीक आउट होने का मामला सामने आया था, मैनपुरी समेत। बात करें मैनपुरी की, तो मैनपुरी में आज पहली पाली में जो रद्द हुई थी परीक्षा 30 मार्च को, आज वो संपन्न कराई जा रही है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। बात करें सुरक्षा इंतजाम तो सुरक्षा इंतजाम बहुत ही। अब तक किसी अराजक या असामाजिक तत्वों के मिलने की सूचना? हेलो जी, क्या अब तक किसी अराजक तत्व के मिलने की सूचना? क्या वहां पर एग्जाम सेंटर में किसी ने कुछ हड़कंप मचाने की कोशिश की? क्या मारपीट की कोई बात सामने आ रही है? देखिए ऋतिक, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी और एसपी पूरी परीक्षा पर मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल। हालांकि शिव, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में छात्रों का आरोप भी है कि यूपी बोर्ड की गलती से ये पेपर लीक हुए थे। अब जब गलती बोर्ड की है तो फिर छात्र इसको क्यों भुगते हैं? और इसको लेकर महोबा में अगर बात करें तो वहां पर छात्रों ने डीएम को ज्ञापन भी दिया था और इसको लेकर जांच पड़ताल की बात उन्होंने की थी, मांग की थी। हालांकि आज एग्जाम चल रहा है और मैनपुरी का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। मैनपुरी में कितने छात्र आज एग्जाम दे रहे हैं? हेलो जी, मैनपुरी में कितने छात्र आज एग्जाम दे रहे हैं शिव? हेलो, सुन पा रहे हैं शिव? अगर संपर्क हमारा उनसे टूट गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा मैनपुरी में चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।